नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चीन की फेस मास्क डिप्लोमेसी पर। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई। हम चीन की लापरवाही, जो आपराधिक हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, चाहे वो दुनिया को देर से बताना हो, इसकी जीनोम या बाकी चीज़ों से जुड़ा डेटा छिपाना हो, WHO की टीम को एक्सेस न देना हो या WHO पर अपने रसूख का इस्तेमाल करना हो। हम ये भी जानते हैं कि इन सब क्रियाकलापों के चलते पूरी दुनिया में ब्रांड चीन की छीछल इधर हुई। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है और उसी ट्विस्ट का नाम है फेस मास्क डिप्लोमेसी। और इस पूरी कहानी में भारत भी एक किरदार है। भारत जो इस कहानी में शुरू में सफल होता है, लेकिन असफल होता है तो चीन के लिए रास्ता खुल जाता है। आज की दुनियादारी में इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हम जानते हैं कि भारत में जनवरी 2021 से टीके के मामले में खुशखबरियां आनी शुरू हो गई। फिर टीकाकरण शुरू हुआ और तब संक्रमण भी काबू में दिख रहा था। इसलिए भारत ने पड़ोसी देशों समेत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी दी। कुछ तो लाइसेंस या पहले के करार के चलते कंपनियों के, और कुछ मैत्री के क्रम में। अप्रैल 2021 तक भारत लगभग 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन का निर्यात कर चुका था और इसमें से 1 करोड़ 7 लाख खुराक बतौर मदद दी गई थी। दान, डील या कोवैक्स को मिला दें तो कुल 95 देशों को मदद पहुंचाई गई। भारत अपने पड़ोसियों के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों तक पहुंच रहा था। 12 फरवरी 2021 को भारत की इस पहल पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा था, आपको जानना चाहिए। क्या लिखा अखबार ने? इन कोविड-19 डिप्लोमेसी, इंडिया इमर्जेज एज अ वैक्सीन सुपर पावर। यानी कोविड-19 की कूटनीति के दौर में भारत वैक्सीन महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। हर तरफ से तारीफ, भारत ड्राइविंग सीट पर। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका यानी हमारे पड़ोसी, यहां पर भी हमारा दखल हो गया। श्रीलंका में जब तक चीनी वैक्सीन को मंजूरी मिलती तब तक भारत वहां 5 लाख वैक्सीन का दान दे आया, यानी सब ठीक चल रहा था। फिर आता है मार्च का महीना, हालत बदलने शुरू हो जाते हैं। कोविड टास्क फोर्स मिलता है तो सरकार उनकी सुनती नहीं। और सरकार किस में लगी थी? इवेंट मैनेजमेंट करने में। चुनाव चल रहे, कुंभ चल रहा, बड़ी बड़ी रैलियां चल रही, सब राजनीतिक दल इसमें शामिल हो रहे। और सबसे ज़्यादा इसमें केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है, क्योंकि नियंत्रण और निगरानी उनके ही हाथ में था, कानून और विधान के स्तर पर बात करें। और इन सब लापरवाहियों का नतीजा क्या रहा? मार्च महीने के आखिरी तक रोजाना संक्रमण की संख्या 80,000 के पार पहुंचने लगी। और इसके बाद से क्या हो रहा है, हम और आप सब जानते हैं। और जब सिस्टम की नींद खुली तब तक देर हुई। रोजाना संक्रमण के आंकड़े 4 लाख के पार, सरकारी आंकड़े। और इसके बाद मांग उठती है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसके लिए जरूरी था कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो। ऐसे में आनन फानन में सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी और भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से वैक्सीन के निर्यात पर भी रोक लगा दी। साफ कह दिया गया, पहली प्राथमिकता भारत के लोग, जो पड़ोसी देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर थे। इस फैसले के चलते उनका इंतजार लंबा हो गया और चीन इसके लिए जैसे तैयार बैठा था। जैसे ही भारत पीछे हटा, उसने अपना दांव फेंका। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। नेपाल की बात करें तो रोजाना 8,000 से ज़्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट 40% के ऊपर। यही हाल श्रीलंका का भी, 3,000 से ज़्यादा नए संक्रमण आ रहे हैं रोजाना और पिछले महीने की तुलना में 1,000% की बढ़ोतरी हुई। इन सब के बीच 12 मई को चीन के राजदूत श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मिलते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि चीन कोरोना की लड़ाई में श्रीलंका के साथ है। चीन पीपी किट्स, ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल उपकरणों की मदद पहुंचा रहा है। साथ में अपनी सिनोफार्म वैक्सीन की 11 लाख डोज भी दान में दे रहा है और ये वादा भी कि श्रीलंका में कोरोना वैक्सीन बनाने का प्रयास तेज किया जाएगा। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ फिलहाल सिनोफार्म के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी उपलब्ध हो रही है। अब दूसरे देश चलते हैं, बांग्लादेश। 12 मई को बांग्लादेश को भी चीन ने मदद दी 5 लाख खुराक की। 19 मई को बांग्लादेश कैबिनेट ने सिनोफार्म से वैक्सीन खरीदने की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान ने पहले ही 3 चीनी कंपनियों से डील कर रखी है। वैसे भी भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को वैक्सीन की मदद नहीं दी। चीन नेपाल की मदद पहले ही कर रहा है। मार्च में 8 लाख वैक्सीन दान में दी थी। हालिया लहर में भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दूसरे उपकरण दे रहा है। यही है चीन की फेस मास्क डिप्लोमेसी। हम जानते हैं पहले से ही कि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम का हिस्सा है। हम श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की कहानी भी जानते हैं, जिस पर 2017 में चीन ने कब्जा किया, क्योंकि श्रीलंका इस बंदरगाह के लिए लिया कर्ज लौटा नहीं पाया था। चीन यहाँ नया शहर बसाने की फिराक में है और ये सामरिक दृष्टि से भारत के लिए खतरनाक है। वैक्सीन की मदद के जरिए भारत श्रीलंका में नए सिरे से अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिर से चीन के लिए वहां का मैदान खुल गया है।
वैक्सीन निर्यात बंद करने से वैश्विक स्तर पर भी भारत की साख को बट्टा लगा, यानी सिर्फ पड़ोस का मामला नहीं है। वैक्सीन निर्यात पर रोक का मतलब कोवैक्स प्रोग्राम के लिए वैक्सीन बाहर नहीं जाएगी और भारत के हाथ खींचने से अफ्रीकी देशों की हालत खराब हुई। वो पूरी तरह कोवैक्स पर निर्भर थे। उन देशों के पास ना तो वैक्सीन बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतने पैसे कि अपने स्तर पर खरीदारी कर सकें। और जब भारत अफ्रीका से पीछे हटा क्योंकि भारत को अपने देश में ज़रूरत है, तो चीन यहाँ पर भी एंटर करता है। चीन की 2 वैक्सीन है, इसमें से एक चर्चा हुई सिनोवैक। सिनोवैक की प्रभाव क्षमता पर संशय है। चीनी वैज्ञानिक दावा करते हैं कि 80% तक प्रभावी है, लेकिन जब ब्राजील में इसकी जांच हुई तो पता चला कि असली दर तो 50% है। एक और उदाहरण सुनिए, चिली। यहाँ पर लगभग 50% आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी है, 40% को दोनों। इसके बावजूद चिली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और चिली ने नो गैस सिनोवैक वैक्सीन का, चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल किया था। तो चीन की वैक्सीन को लेकर सब तरफ आशंका है। फिर भी चीन की ये वैक्सीन डिप्लोमेसी कैसे फल फूल रही है, आगे आपको बताते हैं। आशंका से भरे इन उदाहरणों के बावजूद चूंकि वैक्सीन की देश में दुनिया में ज़रूरत है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 मई को सिनोफार्म के इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी दी। WHO द्वारा अप्रूव की गई ये 5वीं वैक्सीन थी। इससे पहले फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन और एस्ट्राजेनेका को इजाज़त मिली थी। दूसरी चीनी वैक्सीन सिनोवैक पर अभी जांच चल रही है। सिनोफार्म को दे दी, सिनोवैक पर जांच चल रही है। कहा जा रहा है उसे भी जल्द ही अप्रूवल मिलेगा। WHO ने ये जल्दबाजी क्यों की जब हम चिले और ब्राज़ील का उदाहरण देख रहा है? इसकी वजह कई वजहों में से भारत भी है। जानकारों का कहना है कि कोवैक्स प्रोग्राम के लिए जिस मात्रा में वैक्सीन चाहिए वो सिर्फ चीन सप्लाई कर सकता है। चूंकि अमीर देश अपने लिए आबादी की तुलना में कई गुना वैक्सीन जमा कर चुके हैं, एक्स्ट्रा खुराक बांटने में उनकी दिलचस्पी नहीं और भारत को फिलहाल अपने ही देश में वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए दुनिया के बाकी गरीब देशों के लिए वैक्सीन की कमी है और इस कमी को पाटने के लिए जो प्रोग्राम था UN का कोवैक्स, उसका लक्ष्य हासिल करना मुमकिन नहीं था। इसलिए WHO के पास एक ही रास्ता बचा कि गुणवत्ता के ऊपर संख्या को वरीयता दी जाए, चाइना के माल को वरीयता। ये तो भारत के कंटेक्स्ट में बात हुई। चीन के बढ़ते असर से अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका कोल्ड वॉर से अब तक महाशक्ति वाली छवि लेकर चलता रहा है। कोल्ड वॉर में सैन्य या आधारभूत संरचना के लिए मदद देकर प्रभुत्व भी जमाता रहा है। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में मामला वैक्सीन का हो गया है। चीन दक्षिण एशिया और अफ्रीका से आगे निकलकर लैटिन अमेरिका तक पहुंच चुका है, जहां एक वक्त अमेरिका की दादागिरी चलती थी, वहीं पर अब चीन की पैठ। US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की बैठक में ये मुद्दा, अमेरिका की ये चिंता छाई रही। इस पैनल को सुझाव दिया गया कि अगर अमेरिका को अपने पड़ोसियों का दिल फिर से जीतना है तो जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की मदद भेजनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन में जो चीन का वर्जन है, जो चीन की वैक्सीन है, उसकी प्रभाव क्षमता संदेह के घेरे में है। इसलिए अभी भी अमेरिका के पास मौका है, इस पैनल में ये कहा गया। इन सब दबावों और स्टडी के बीच अमेरिका ने 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन दान देने का ऐलान भी किया, लेकिन ये मदद किन देशों को दी जाएगी इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी मदद जून से पहले शुरू होने के आसार भी नहीं है। दूसरी तरफ चीन अब तक 65 करोड़ वैक्सीन भेज चुका है, जबकि 1.8 करोड़ खुराक दान में दी गई। WHO का अप्रूवल मिलने के बाद इसकी रफ्तार और तेज होगी। चीन की हर वैक्सीन सप्लाई पर बढ़िया फोटो ऑप होगा। संबंधित देशों के राष्ट्रपति चीन के झंडे के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। जानकारों का दावा है कि इन सब के जरिए चीन अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है और उसे कामयाबी भी मिल रही है। पर चीन का गेम सिर्फ वैक्सीन सप्लाई तक सीमित नहीं है। वो अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को साधने का ग्राउंड भी तैयार कर रहा है। ये कहाँ तक जाता है, आने वाला समय बताएगा। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी इजराइल से है। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई पर आखिरकार विराम लग गया। दोनों पक्षों ने इस लड़ाई में अपनी अपनी जीत का दावा किया। इजराइल का दावा कि उसके हमलों से हमास को नुकसान पहुंचा अच्छा खासा, और हमास का कहना है कि इजराइल की तरफ से संघर्ष विराम का ऐलान फिलिस्तीन के लिए जीत है। हमास ने यह भी कहा कि यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार है। संघर्ष विराम के ऐलान के बाद गाजा पट्टी में लाउड स्पीकर पर गाने बजे, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मनाते दिखे। हम जानते हैं कि 11 दिनों तक चली इस हिंसक लड़ाई में गाजा में 232 लोगों की मौत हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, और हमास के हमलों में 2 बच्चों समेत 12 इजरायली नागरिकों की मृत्यु हुई। 20 मई को इजराइल की कैबिनेट ने मिस्र के संघर्ष विराम के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की थी। हालांकि याद रहे, ये संघर्ष विराम स्थायी नहीं है। इजराइल ने कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं रखे तो करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एशियाई लोगों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा से निपटने के लिए बने विधेयक पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के जो संसद के दोनों सदन हैं वो पहले ही इस पर मुहर लगा चुके हैं। इस विधेयक से होगा क्या? इससे नस्ली हमलों की जांच की रफ्तार तेज होगी। सरकारी एजेंसियों को अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए फंड जारी किए जाएंगे ताकि इस तरह के मामलों में उचित कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाए जाएंगे।
कोरोना महामारी के बाद से अमेरिका में एशियाई लोगों के प्रति नफरत बढ़ी है। पिछले साल एशियाई लोगों के खिलाफ हिंसा के लगभग 6600 मामले सामने आए थे। आज की तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे स्कूल छोड़कर सड़कों पर उतर रहे हैं, जलवायु रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में पूरे देश में 50,000 से ज्यादा बच्चे रैलियों में हिस्सा लेंगे। इनकी मांग कोल, ऑयल और गैस वाली परियोजनाओं पर रोक लगाई जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। प्रोटेस्टर्स ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार 2030 तक पूरी तरह जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर शिफ्ट होने के लक्ष्य पर काम करे। ऑस्ट्रेलिया प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में एक है। पिछली एक सदी में ऑस्ट्रेलिया का तापमान भी 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, जिसके चलते फॉरेस्ट फायर और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए बच्चों की चिंता स्वाभाविक है, जायज है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।